बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनात और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। हमारी ईद भी आपके साथ बहुत अच्छे से गुजरी है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ट्रांसमिशन में हमारा साथ दिया और हमारे स्पेशल ईद शोज में भी हमारे साथ ही रहे। आज ईद के बाद हम मौजूद हैं और गर्मी की शदीद लहर इस वक्त पूरे मुल्क में है। ईद उल अज़हा के तीनों दिन शदीद कड़ाके की गर्मी पड़ी है और शहरियों के चेहरों की जो खुशियां हैं वो मांद पड़ी रही हैं। इस वजह से सोच रही थी अली, आप कह रहे थे बहुत शानदार ईद गुजरी होगी, लेकिन गर्मी में ईद कैसे गुजरती है? यानी ऊपर से आपने कुर्बानी करनी हो और फिर आपने जो है सारा जो अमल है बाहर घरों से बाहर रखना हो तो उसमें ये जो कड़ाके की गर्मी है उसने थोड़ी सी जो है ना खुशियों को मांद किया है। लेकिन अभी आपको मुल्क की जो मुख्तलिफ शहर हैं उनमें दर्जा हरारत की जो भी सूरत हाल बताते चले, ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद रहा है और गुज़िश्ता रोज लाहौर और सरगोदा में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया था और आज भी शदीद गर्मी है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 जून से हवा का ज्यादा दबाव मुल्क पर असरअंदाज हुआ है, जिसने 8 जून से मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। जी हाँ, और हवा के इसी दबाव की वजह से 12 जून तक मुल्क के बालाई इलाकों जिनमें वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को है। माहिरीन सेहत का शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने का मशवरा भी सामने आ रहा है और हम भी आपको यही तलकीन करेंगे कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। ख़ुसूसी तौर पर इन दिनों में इसको आप हीट वेव भी कह लें, इतनी शदीद किस्म की गर्मी, अगर 47 पारा है तो वो फील्स लाइक क्या था, आपको अंदाजा होगा ही 50 से भी ऊपर क्या सूरत हाल थी, शदीद गर्मी। इसके साथ साथ आप देखें ना कि उन लोगों को जिनको कामों से बाहर निकलना है वो तो निकलेंगे, लेकिन जो लोग जिनको कोई काम नहीं है और घरों में रह सकते हैं वो जरा निकल कर। और अच्छी चीज ये है कि बच्चों की जो समर वेकेशंस है वो प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उनको खुसूसी तौर पर बाहर खेलने के लिए मत जाना। गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में आपको ये जो दर्जा आ रहा था ना वो आपको ज्यादा फील होगा अगर आप एसी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जनाब ये तो इस वक्त मौसम की सूरत हाल थी, तो अभी आज की जो खबर है उस पर भी चलते हैं। जी हाँ बिल्कुल। जनाब, नए माली साल के बजट से पहले हुकूमत ने रवा माली साल का इक्तिसादी जायजा जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने मईशत को दुरुस्त समत में डाल दिया है, इस्तेहकाम की जानिब पेशरफ्त हो रही है, महंगाई पर काबू भी पा लिया गया और करंट अकाउंट खसारा अब सरप्लस में तब्दील हो चुका है और अफरात ज़र में नुमाया कमी आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है, जबकि तालीम, सेहत, IT और कंस्ट्रक्शन जैसे शोबे अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ताहम ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबे भी अपने तयशुदा टारगेट्स पूरे करने में नाकाम रहे, मगर मईशत की जो मजमूई शरह नमू है वो अपने मुकर्ररा हदफ से पीछे रह गई है। 3.6% के हदफ के मुकाबले में ये सिर्फ 2.7% रही और टैक्स टारगेट भी पूरा नहीं हो सका। की इन्फ्लेशन को देखें, 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स 4.6%। सो आई थिंक वी हैव मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो फॉर द ईयर 4.8%, दिस इज कंपेयर्ड टू -1.4% लास्ट ईयर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर के अलावा कंस्ट्रक्शन गोइंग अप by about 6.6%. Agriculture grew at 0.6%. Individual filers doubled to 3.7 million filers. High value filers also increased by 178%. Sukuks and long-term debt. Average time to maturity हमने 66% से increase की है ताकि जो refinancing risk है उसको कम से कम किया जा सके, ताकि ये ना हो कि वो चूंकि बंचिंग होती है इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटीज कि उसको कम किया जाए। और फिर मैंने डेट टू GDP की बात की है ताकि हम इसको 65% पे रखें और इसको बतदरीज कम लेके जाएं। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें जो रिकवरीज हैं दे हैव बीन रिमार्केबल इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस दैट वी हैव मेड इन 1 ईयर। और इसी तरह इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड एनर्जी टैरिफ्स को जो काटा गया, जो बोर्ड्स लगाए गए इन टर्म्स ऑफ द डिस्कोज जो अब प्राइवेट सेक्टर लेड है और प्रोफेशनल बोर्ड्स हैं,
दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। उसमें जो गवर्नेंस में बेहतरी आई है उसी की वजह से जो रिकवरी बढ़ी है, और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी कम होंगे। मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। उधर विफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए से 18,000 अरब रुपए तक रहने का तखमीना लगाया गया है, जो आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर अयूब मेहर साहब, और उसके साथ शकील रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप साहिबान का। सबसे पहले डॉक्टर अयूब, आपकी जानिब आएंगे। ये बताइएगा कि इस वक्त जो है मुआशी सर्वे पेश कर दिया गया है वज़ीर ख़जाना की जानिब से, और उनका ये कहना है कि रिमार्केबल प्रोग्रेस हमने की है। ज़रा आसान अल्फाज में बताइएगा कि जो गुज़रे साल में हमने जो कारकर्दगी दिखाई है वो रिमार्केबल थी, और उसके कुछ समरात पहुंचे हैं हमारी इकॉनमी को। देखें, जो हुकूमती सतह से जो बात की जाती है, जिस तरह से पेश की जाती है, वो उनका एक मौक़िफ़ होता है। अदरवाइज 2.7% GDP ग्रोथ रेट अचीव करना, इसको किसी भी तरह से मैं रिमार्केबल तो नहीं समझूंगा, इसलिए कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 5% से ऊपर होना चाहिए। 7% होगा तो हम पॉवर्टी में कमी ला सकेंगे, लेकिन 5% से तो ज़्यादा होना चाहिए। और हुकूमत ने खुद 4.5% या 3.5% जब टारगेट रखती है और वो भी अचीव नहीं हो रहे, 2.7% यानी लगभग ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के इक्वल है। इसका मतलब है कोई ग्रोथ नहीं हो रही, जो पर कैपिटा इनकम है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जीडीपी को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जीडीपी तमाम जो दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं वो इसमें आके मर्ज हो जाते हैं। ये एक समरी है उन इंडिकेटर्स की। तो 2.7 को रिमार्केबल तो किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक डिक्लाइनिंग में जा रहा था, नेगेटिव में जा रहा था, वो एक पॉजिटिव सूरत हाल बन रही है। अदरवाइज इसको रिमार्केबल नहीं कहना चाहिए। दूसरा, पब्लिक के लेवल पर एक क्वेश्चन होता है, और बहुत राइट क्वेश्चन होता है, कि जब आप कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में इंप्रूवमेंट आई है, जब इस तरह के बयान आएंगे तो पब्लिक का कहना होता है कि उनकी एक कॉमन मैन की लाइफ में क्या फर्क पड़ा है वो नजर नहीं आ रहा। ये इंडिकेटर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट कम होती हुई आपको नजर आ रही है? क्या पॉवर्टी के, तो आप देखें पॉवर्टी का लेवल तो बढ़ा है, जो बिलो दी पॉवर्टी पॉपुलेशन है उसकी रेशो बढ़ी है, पॉवर्टी में कमी नहीं आ रही, अनएम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क आपको वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आ रहा। दूसरे इंडिकेटर देखेंगे वो परचेजिंग प्राइसेस है। हाउसिंग का एक इशू है, हाउसिंग की प्राइसेस बावजूद इसके कि हम कहते हैं कि हाउसिंग का शोबा जो है वो डिक्लाइनिंग में जा रहा है, लेकिन क्या एक हाउस अफोर्ड करना, अपना जाती हाउस रखना, क्या आज अफोर्डेबल रहा है? ये जो पब्लिक की कॉमन लाइफ है उसमें ये इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, उसके दूसरे रीजंस हैं यकीनी तौर पर। तो फिर इसको जब तक ये नहीं होगा तो हम इसको रिमार्केबल नहीं कह सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शकील रामे साहब, वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि मईशत का जो DNA है उसको तब्दील करने के लिए इस्लाहात ज़रूरी थी। क्या लगता है आपको कि वाकई DNA जो है वो अब तब्दील हो चुका है और दुरुस्त सम्त में गामजन है मईशत? देखें, अभी जो मईशत के जो हम देखते हैं कि किस तरफ जा रही है, उसके दो बड़े इंडिकेटर्स होते हैं। एक तो आपका ये होता है कि आपकी प्रोडक्शन सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है। प्रोडक्शन सेक्टर मींस कि आपका एग्रीकल्चर क्या परफॉर्म कर रही है, आपकी इंडस्ट्री क्या परफॉर्म कर रही है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारी जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं उनमें सब में अभी इस दफ़ा नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को आया, और नेगेटिव ग्रोथ रेट भी कम नहीं है। अगर क्यूमुलेटिवली देखें तो माइनस से 13.26% है जी। तो ये तो किसी तौर पे नहीं हमें बताता कि ये इकानमी एक राइट डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा, हम देखें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जब बात करते हैं तो वो भी -1.7% है। तो अब ये दोनों जो बड़े इंडिकेटर्स हैं कि जो इकानमी की सम्मत का बात करते हैं, जिसकी चीज़ों की बात करते हैं, वो तो हमें एक नेगेटिव पिक्चर शो करते हैं। दूसरी बात आती है हमें जी कि वो DNA की जब बात करें तो हमारा जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो किधर खड़ा है। अब आप खुद देख लें कि हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे जो कि अगर आपने कोई भी काम करना हो तो आपको महीने लग जाते हैं एक काम शुरू करने। बिल्कुल ऐसे ही है। एप्लीकेशंस का एक आप अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट ने SIFC बनाई ताकि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कि जनाब हम सिस्टम्स को फैसिलिटेट करेंगे ताकि सारा प्रोसेस जल्दी हो सके। अब मुझे बताएं पिछले 3 सालों में SIFC कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आई है। कोई इन्वेस्टमेंट का हमें हुजम नज़र नहीं आता है। तो सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेट है कि उसमें आपको चीज़ें करते हुए अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। और आप जितना मर्जी बात कर लें जी हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, हम ये हो गया वो हो गया,
राइट। तो डॉक्टर साहब आपसे भी इसी हवाले से पूछेंगे, आप बताइएगा कि जो 2.7 बताया जा रहा है शरह नमू जितने फीसद रही, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि 2.7 में 1% है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो ये 1.7 पर आ जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बाकी शोबों में उस तरह से तरक्की होती नजर नहीं आ रही है जैसे होनी चाहिए थी। नहीं, देखिए वो उसका जो एवरेज है, आपने जिन सेक्टर की बात की कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से डायरेक्टली 1% नहीं लेस किया जा सकता। ये वेटेड एवरेज है, लेकिन उसमें बहरहाल वो आपका पॉइंट वैलिड है। और अभी राना साहब से शकील साहब से शायद उन्होंने जो एक पॉइंट वैलिड रहा, ये जो दो सेक्टर्स होते हैं ना, जो जीडीपी होता है उसमें देखिए 3 सेक्टर्स हैं। उसमें एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है और सर्विसेज सेक्टर भी होता है। लेकिन जो इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम कह रहे हैं, वो और एग्रीकल्चर जो ये कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर होते हैं कि इनमें अगर ग्रोथ आएगी तो एक वो ग्रोथ आगे तक ट्रांसफर होगी। सर्विसेज तो उसको डिमांड करता है, उसकी वो एक डिमांड साइड सेक्टर होता है। तो उसमें बिल्कुल ये बात सही है कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ जो है वो ना होने के बराबर रही। जो लार्ज साइज क्रॉप है, लार्ज, उसमें तो नेगेटिव ग्रोथ रही। बाकी वेजिटेबल, फ्रूट वगैरह को अगर शामिल कर लें, दूसरे लाइफ स्टॉक को शामिल कर लें, तो भी लेस देन 1% ग्रोथ रही है एग्रीकल्चर में, लेस देन 1% यानी 0.6। और इंडस्ट्री में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो नेगेटिव में उसकी ग्रोथ रही है। सिर्फ 3 शोबे हैं, 2 आपने अभी मेंशन किए कि कंस्ट्रक्शन में एक पॉजिटिव ग्रोथ नजर आई है, बावजूद इसके क्योंकि कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है वो बदहाली का शिकार है, लेकिन उसमें बहरहाल एक ग्रोथ नजर आई है। इलेक्ट्रिसिटी में बिल्कुल नजर आई है, पावर सेक्टर में। तीसरा एसएमईज में ग्रोथ नजर आई है। एसएमईज की वजह से ये फिगर पॉजिटिव आ गया है। अच्छा, हैरानकुन बात जो है मेरे लिए वो ये है कि गुज़िश्ता 20 साल के दौरान जो जीडीपी ग्रोथ का फिगर होता था, उसका पॉजिटिव आने का एक बहुत बड़ा रीजन होता था कि सर्विस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आया करती थी। सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है तेजी से। इस मरतबा उसकी ग्रोथ भी डिक्लाइन हुई है, वो 2.something है, वो कोई उसमें पहली दफा हुआ है कि इतनी कम ग्रोथ उसमें नजर आ रही है। इस वजह से ये 2.7 पे टोटल चला गया। और जो रीजन है, जो इकोनॉमिक मिजरी है, जो मैं बात कर रहा था कि लोगों की जिंदगी में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, हम एक चीज मेंशन कर रहे हैं और वज़ीर खजाना साहब ने भी मेंशन की कि सीपीआई की बेस पर इन्फ्लेशन रेट जो है वो गुज़िश्ता साल 4.6 रहा है जी। सीपीआई की बेस पर रहा है 4.6%, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो 7.9% रहा है। सीपीआई में तो एक मिडिल क्लासर का वो इंडेक्स होता है जिसमें 400 से ज्यादा कमोडिटीज की बेस पर वो इंडेक्स बनता है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आपका जो 12 कमोडिटीज जो आम आदमी की जरूरत जाती होती हैं, या फूड प्राइस इंडेक्स, फूड प्राइस इंडेक्स तो 7.9% पे चला गया है। तो उसमें कोई इतनी ज्यादा मिजरी नहीं आई है, उसमें वो इकोनॉमिक मिजरी का बाइस बन रहा है, इसलिए लोग जो है वो बदहाली का शिकार। बिल्कुल ठीक है। शकील रामे साहब, अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे हमें ये भी बता रहा है कि ज़रूरी शोबे की जो ग्रोथ है वो भी हदफ से कम रही है। बीइंग आप कह लें कि हमारा जो मुल्क है उसका ज़राअत पे बड़ा इन्हिसार है। इस बार हमने ये देखा कि जो रुझान था वो लाइफ स्टॉक पर ज़्यादा था किसान का, और किसान के पास अभी भी गंदम पड़ी हुई है जो कि नहीं खरीदी गई और नहीं खरीदी जा रही थी उस रेट पर जिस पर वो बेचा चाह रहा था। तो जो अभी हाल हमने ईद कुर्बा पर देखा, लाइफ स्टॉक में भी अगर हमने देखा तो बहुत सारे जानवर ऐसे ही जो वापस चले गए और खरीदार जो थे उनके वहाँ मौजूद नहीं थे जिस रेट पर वो बेचना चाह रहे थे जो व्यापारी थे। तो आपको क्या लगता है कि जो ज़राअत का शोबा है उसमें रुझान कम होना और उसकी ये हालत होना, उससे क्या हम वाकई बेहतरी की तरफ जा भी सकते हैं? देखिए, ज़राअत को तो अगर हम बात करें तो हमने उसको सिस्टेमेटिकली खुद तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं हो रहा या कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा। हमारी जो गवर्नेंस है वो एंटी फार्मर है कि जो नहीं कि जितना भी आप बात करते हैं कि फार्मर कम्युनिटी को उसमें नुकसान होता है। गवर्नमेंट ने लॉजिक दी जनाब कि हम अभी कुछ नहीं खरीदेंगे क्योंकि जो मार्केट फोर्सेस में चला जाए, जो खुद बेचें। मगर अगर मार्केट फोर्सेस की बात करें तो आप कौन होते हैं उसकी प्राइस को मेंटेन करने वाले? आप उसकी प्राइस को, अगर मार्केट फोर्सेस की बात है, आप उसकी प्राइस को नहीं आप करते। आप बाकी देखें वो दूसरी जो चीज़ें हैं, खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड है, क्या गवर्नमेंट उनकी कीमतों को करती है किससे ज़्यादा कि आप नहीं बेच सकते? वो तो मार्केट प्राइसेस पे आपको क्या कहते हैं उससे भी ज़्यादा पे आपको मेरी होती है होर्डिंग करके वो और उसकी कीमत को बढ़ा देते हैं। एक तरफ तो आप फार्मर के लिए जो कि उनकी जो इनपुट्स हैं उसको इतना महंगा कर रहे हैं या क्या ना अवेलेबल कर रहे हैं
कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, अगर वो कर भी ले तो आप उसकी जो प्रोडक्ट है और उसकी जो कि क्या कहते हैं कि वैल्यू इतनी कम रख देते हैं या उसको मजबूर कर देते हैं कम पे कि वो सस्टेनेबल ही नहीं है। ऊपर से आपने वो क्या कहते हैं कि पता नहीं किस तरह के बैठा देते हैं, एक्सपर्ट बढ़ा देते हैं जो आपको बताते हैं जनाब ये तो फार्मर तो बहुत अय्याशी कर रहा है कि इसके बाद पता नहीं क्या क्या रिसोर्सेज हैं। अब अगर आपने फार्मर से इनपुट लेनी है या प्रोडक्ट लेनी है तो आपको फार्मर का ख्याल भी करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारी फार्मर कम्युनिटी है कि वो बड़ी क्या कहते हैं कि मेनली हमारी छोटे फार्मर्स हैं। मतलब हमारे क्या कहते हैं टोटल जो फार्म है पाकिस्तान में मोर देन 8 मिलियन है। उनमें से 1.2 मिलियन फार्म्स ऐसे हैं कि जो लेस देन 1 एकड़ है, कि जिनके पास 1 एकड़ से भी कम ज़मीन है, और 2.34 मिलियन ऐसे फार्म हैं कि जिन पे लेस देन 2.5 एकड़ है, क्योंकि 2.5 एकड़ से भी कम ज़मीन है। अब इस तरह की जो फार्मिंग कम्युनिटी को आप कहते हैं जनाब उनके पास बहुत कुछ रिसोर्सेज हैं, तो आपकी सारी फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वही ही आपकी कैलकुलेशन ही गलत है। तो जो कि एग्रीकल्चर है जिसको तो हमने हमारी हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रही है कि इसको हमने ख़राब करना है। अब मगर अगर आप देखेंगे पिछली दफ़ा हमारा जो कि इसमें कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में 24% एग्रीकल्चर का, इस दफ़ा कम होकर 23.1% इतना हो गया है। इसका इंडिकेटर का मतलब क्या है? और दूसरी तरफ आप देखेंगे इस पर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। मोर देन 40% की जो पॉपुलेशन डायरेक्टली वो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर से आती, 40% से ज़्यादा। अब इसका इम्पैक्ट आप खुद देख लें। अगर आपका ऐसा सेक्टर है जिसमें 40% आपके मोर देन 40% जो कि लोग हैं एम्प्लॉयड हैं, जिनकी रोजी रोटी का इसी पे इन्हिसार है, वही सेक्टर इतना बुरा परफॉर्म कर रहा है, तो आपके मुल्क में सोशल इंडिकेटर्स का क्या हाल होगा। 40% पॉपुलेशन का मतलब लेबर फोर्स का मतलब है कि मिलियंस ऑफ पीपल कि जो कि इस चीज़ से रिलेटेड है। फिर अगर हम इंटरेक्ट की बात करें तो इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखिए एक और मज़े की बात हुई है कि हम जब इम्पोर्टेड जो काटन है उस पर हम कहते हैं कि टैक्स फ्री कर दें, जो फार्मर लगाता है हम उस पर कहते हैं इसको 18% टैक्स लगा दें। तो हमने एक सिस्टमेटिकली सारा प्रोसेस ये कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट क्या है? अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि हमारी जो सर्विस सेक्टर जो कि डिमांड ड्रिवन होती है या लोगों की डिमांड होती है, अब हम देखें कंजम्पशन साइड। इस दफ़ा जो कंजम्पशन का आप ग्रोथ रेट अभी देखें तो वो 7% है, पिछले साल वो 28% था। तो इस तरह की जो चीज़ें आपको फंडामेंटली बताती हैं जनाब, ऊपर से आपने चीज़ों को कर दिया है, इंटरनली आपने चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। और तीसरी बात जो भाई बात कर रहे हैं कि ये हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है। इन्फ्लेशन कंट्रोल किस पे हुआ? फार्मर की बैक पे हुआ है। आपने जो कि फार्मर की कमोडिटीज थी, यानी कि गंदम होगी या दूसरी चीज़ फसलें होगी, उनकी कीमत इतनी गिरा दी कि आपने कहा बल्ले बल्ले जी, हमने तो अपनी फार्मर्स हमारी जो खाने पीने की चीज़ों की कीमतें गिर गई। अभी इस साल देखें 2-3 सेक्टर जिसमें ये बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर की, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर नेक्टर में नहीं गया, मतलब पोटैटो है, अनियन है, इनकी जो कि अच्छी खासी इनमें ग्रोथ आई है, कोई में 15% है, 12% ज़्यादा है। अब इनकी प्राइसेस देखें इस साल आपने क्या की है। आप चले जाएं आलू लेने चल जाएं या प्याज लेने चल जाएं, आपको कितनी कम प्राइसेस पे भी मिल रहे हैं। भाई आप कम से कम किसान की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो करें ना। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसने बिजनेस का, आप उसने बिजनेस कर रहा है, उसको प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना, अगर आप उसकी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट कंज्यूमर को फैसिलिटेट करना चाहती है तो गवर्नमेंट को चाहिए दूसरे मैकेनिज्म बताए कि उनकी जो परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए कुछ करे, कोई इंडस्ट्री को चलाए, कोई प्रोडक्शन सेक्टर को चलाए। तो जो इस तरह की चीजें होती हैं ये आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करती है। तो मेरे लिहाज से डीएनए कोई चेंज नहीं हुआ है, हम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी कैशलेस इकोनॉमी की भी बात हो रही है और कहा जा रहा है कि कार्ड से जो ट्रांजैक्शन पेट्रोलियम मसनूआत पे की जाएंगी उस पर कोई इजाफी जो है ना वो टैक्स नहीं काटा जाएगा, लेकिन अगर आप कैश से पे करते हैं 2% काटा जाएगा। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसका सारा बोझ तो उन्हीं लोगों पर आएगा जो कार्ड होल्डर्स नहीं है, जो कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो फिर से जो है आपको दिखाई दे रहा है कि एक दबाव बढ़ेगा। देखें, जो इकोनॉमिक मिजरी हो रही है, इन्फ्लेशन के अलावा ये एक दूसरा रीजन है। इन्फ्लेशन क्रिएट क्यों हो रहा है, उस पर आपके सवाल को मैं रिलेट करूंगा कि एक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि 9.6% हमारी यानी अराउंड 10% टैक्स टू जीडीपी रेशियो हो गई है और मजीद बढ़ाने की बात हो रही है। उसमें अगर आप ब्रेकअप देखें तो जो इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, जो उसकी मेजर रीजंस है, उसमें एक ये है कि हमारा टैक्स सिस्टम बदकिस्मती से इस तरह का बन गया है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पर बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। वो इनडायरेक्ट टैक्स और इवन जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जब हम विद होल्डिंग की बात करते हैं तो वो भी एक तरह से थ्योरेटिकली वो भी इनडायरेक्ट टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो पहले टैक्स कलेक्ट होता है, बाद में इनकम आपके पास आती है। इसी तरह का जो आप कह रहे हैं कि ऑयल प्रोडक्ट पर, पेट्रोलियम पर एक मजीद 2% टैक्स लगाया जाएगा अगर आप कार्ड से पे नहीं कर रहे
कैश में पे कर रहे हैं। कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करने के लिए 2% मजीद एक टैक्स लगाया जाएगा, तो वो भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। बेशक वो विद होल्डिंग हो, लेकिन विद होल्डिंग का क्लेम कोई नहीं करता। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जब भी बढ़ते हैं, पाकिस्तान के केस में नियर अबाउट 60% इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसमें मेनली जीएसटी है। इस तरह के टैक्सेस जो कमोडिटीज पर लगाए जा रहे हैं वो खुद इन्फ्लेशन का बायस बनते हैं। एक आम आदमी के नजदीक जो कैश पेमेंट कर रहा है पेट्रोल के लिए, सिंपल सी बात है कि फिर जो पेट्रोल की प्राइस उसके लिए होगी, ये वो प्राइस नहीं होगी जो गवर्नमेंट ने रेगुलेट की है या जो पेट्रोल पंप पर जो प्राइस मेंशन की गई है, वो इस प्राइस में वो 2% भी शामिल कर रहा होगा, क्योंकि उसके जेब से तो वो भी जा रहे हैं ना। तो उसके लिए वो प्राइस वो नहीं होगी जो बोर्ड पे लिखी हुई है, उसके लिए वो प्राइस होगी जो वो आउट ऑफ पॉकेट पे कर रहा है। तो इस तरह से वो प्राइस मजीद समझे कि महंगी हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, ये तो इन्फ्लेशनरी होते हैं। इन्फ्लेशन तो इकोनॉमिक मिजरी का बायस बन रहा है। आप अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये दो ही इंडिकेटर्स होते हैं। और जैसा अभी एक इंडिकेट किया गया कि बड़ा एक आर्टिफिशियल कंट्रोल किया गया है इन्फ्लेशन का फिगर। पहले तो मैंने क्लियर किया है कि वो जो 4.7 जो बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, वो सीपीआई की बेसिस पर है। एक्चुअली जो आम आदमी का कंसर्न है वो 7.9% है फूड इन्फ्लेशन। और उस पर भी अगर व्हीट प्राइसेस, कॉटन प्राइसेस, दूसरी प्राइसेस को रेगुलेट करके कंट्रोल ना किया गया होता तो फिर फूड इन्फ्लेशन शायद 10% से भी ज्यादा आपका चला जाता। तो ये डेटा है जो हम आर्टिफिशियल मैनेज कर रहे हैं। ठीक। और डिजिटल इकोनॉमी पे डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जानने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे गांव देहातों के जो लोग हैं वो तो उनका तो एतमाद ही नहीं है। उनके नज़दीक कैश पर वो ज़्यादा इन्हिसार करते हैं और उनका बैंक्स वगैरह पर भी एतमाद नहीं होता। अच्छा शकील रामे साहब, अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो जो टारगेट था वो गुज़िश्ता माली साल का जो गैप है वो 1000 अरब रुपए का है। फिर अब जो सूरत हाल है इसमें हुकूमत को क्या करना है कि जो टैक्स जो है वो टारगेट पूरा हो सके, और आइंदा मजीद जो अहदाफ सेट किए गए हैं, हुकूमत जो है टैक्स कलेक्शन के लिए जो सेट कर रही है, जिसका सारा बोझ फिर सैलरीड क्लास पर ही पड़ने वाला है, आप जैसे और हम जैसे लोगों ने ही उसको बर्दाश्त करना है। तो उसमें क्या ऐसे इकदाम हुकूमत को करने चाहिए ताकि टारगेट जो है वो अचीव कर सके? देखें, एक मुसलमान एक सोशल साइंटिस्ट थे इब्ने खल्दून, उन्हें सेंचुरीज पहले ये बात की, सदियों पहले ये बात कर दी थी, टैक्स नेट जो रेट है वो कम होना चाहिए, नेट जो है बड़ा होना चाहिए। अब वो हमारा ये रहा है कि हम टैक्स नेट के तो बड़े नारे लगाते हैं, मगर हमने वही लोग घेरे हुए हैं जिस तरह आपने बात की सैलरी क्लास। हमने सिर्फ आज आके हम सिर्फ उन्हीं के जुम्मे पड़ जाते, उनके पीछे पड़ जाते हैं, इन पे और टैक्स लगा दो। अब देखें आप कब तक इनको करेंगे, क्योंकि सारी की सारी मिडिल क्लास है, अभी तक तो स्कैटर्ड है, अभी आपको रेजिस्ट नहीं करती हुई नजर आ रही। मगर कल को अगर यही होगी तो यही वो क्लास होती है जो किसी भी गवर्नेंस सिस्टम में किसी अथल पत्थल कर सकती है। तो आप इसको क्या करने के बजाय आप ये करेंगे, आप टैक्स से एक तो आप ये है कि बढ़ाएं उसका टैक्स नेट, और लोगों को जुडिशियल यानी कि जो कि बाकी टैक्स लगता है उतना लगाएं। अब एक्स्ट्रा टैक्स करने की बात ना करें, आप बहुत ज़्यादा किसी की क्लास पे आप दबाव मत डाल दें, इस तरह आपका टैक्स नेट बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो क्लास भी हमारे इधर क्या होगा कि वो भी फिर क्या कहते हैं कि चोरी के तरीके ढूंढना शुरू कर देगी। अभी हमारे दूसरे सेक्टर जो है कि जिस तरह भी चोरी के तरीके ढूंढते हैं, तो मुझे एक बंदा बता रहा था कि अभी फैसलाबाद में जो ये होती है कारोबार तो बहुत सारा वो चिट पे होता है, आप मुझे लिख देते हैं आपने मुझे इतना बेचा, मैंने आपको इतने देने, वो दूसरा देखता है मैं आपको इतने देने, वो चिट पे लिखते लिखाते वो किसी अकाउंट में नहीं आता, किसी को पता एट दी एंड जब आके उसको आप कहते हैं कि जनाब की वैल्यू और टैक्स लगा के सब एट दी एंड बात करते हैं, तो वो आपको टैक्स कहीं का कहीं यानी कि जो होता है आपको बहुत कम नजर आता है कि टैक्स कितना पे किया गया है। तो इस सिचुएशन ये ऐसी ना हो कि जो सैलरी क्लास है दूसरी जो क्लासेज हैं वो भी अपने कोई ना कोई यानी कि लूप होल्स को ढूंढना शुरू कर दें। तो आपको यानी कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको स्कैटर्ड करें तमाम क्लासेस पे, और तो इसका जो रेट है उसको आप ऑप्टिमाइज करें। ये बहुत ज़्यादा रेट के जरिए के मत जाएं, नहीं तो लोग डिस्करेज होते हैं और गवर्नमेंट की भी उसमें बदनामी होती है। तीसरी चीज़ जो अगर आपने डेफिसिट को कंट्रोल करना है तो अपने खर्चे भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रोडक्टिव नहीं। मतलब जो आपने डेवलपमेंट प्लान में लगाना है वो लाजमी लगाएं, क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव काउंटर साइक्लिक मेजर्स होते हैं कि जिनकी वजह से आपके इकॉनमी में शरह नमूद बढ़ सकती है। मगर जो आपके अपने लल्ले तलल्ले हैं, मैंने आपकी गाड़ियों के फ्लीट हो गए, आपके रहायशगाहें हो गई, आपके नौकर हो गए, आपकी सारी चीज़ें होगी, इनको कंट्रोल करें। अगर आप देखें ना एक दर्जा क्लास अभी बात हो रही थी जनाब कि हमारा सैलरी क्लास की थोड़ी सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कि परचेजिंग पावर है वो बड़े बुरे तरीके से नीचे गई है। तो गवर्नमेंट कहती है हम देखते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम IMF से बात करेंगे, रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता है, वो बन कितनी कहानियाँ सुनाते हैं।
मगर जब इनकी अपनी सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो वो दिनों में बल्कि घंटों में वो बिल भी पास हो जाते हैं, मंजूर भी हो जाते हैं और IMF छुट्टी वाले दिन भी। हाँ जी, और ऐसा लगता है कि IMF दुनिया से ही खत्म हो गया और उसका कोई जिक्र ही नहीं कहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब, आज जो है 5 बजे ये पेश किया जाएगा बजट, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 18,000 का तखमीना, 18,000 अरब रुपए का तखमीना लगाया जा रहा है। उसमें से 10,000 अरब तो हमने लौटाने हैं जो हमने कर्जे लिए हैं, उसके बाद 8,000 अरब जो है वो सूबों में तकसीम हो जाने हैं। तो फिर वफाक के पास क्या रह जाएगा? क्या आपको लग रहा है बैरूनी कर्जों में इजाफा होने वाला है? बैरूनी कर्जों में तो यकीनी तौर पे उसमें कोई मेरे ख्याल में दो राय भी नहीं हो सकती। कर्ज लेकर भी बैरूनी हो या हम डोमेस्टिक लोन भी हमारे बहुत बढ़ गए, दोनों तरफ से ही कर्ज बढ़ रहा है। लेकिन इसमें मैं समझ ये रहा हूँ कि मौजूदा हालात में जो बजट आ रहा है, शायद ये रिवायती बजट इसलिए ना हो, एक गैर रिवायती बन जाए कि इसमें दो चीजें जो मुझे डिफरेंट नजर आ रही है। पहले तो ये पोस्ट वार बजट है, बल्कि पोस्ट वार के आगे भी एक वार लाइक कंडीशन तो है, तो उसकी वजह से शायद डिफेंस पर फोकस बढ़ जाएगा। डिफेंस है और इंटरनल सिक्योरिटी भी, इवन इंटरनल सिक्योरिटी भी एक चैलेंज बना हुआ है, तो वो एक इजाफा हो सकता है उस बजट में। दूसरा, IMF की जो कंडीशनलिटीज जो आखिर में 11 कंडीशन आई थी अभी चंद रोज पहले, पहली कंडीशन के अलावा उसमें ज्यादा गवर्नेंस चेंजेस से रिलेटेड था। उसमें मैं इसको जो गैर रिवायती जिस वजह से कह रहा हूँ और जो खदशात नजर आ रहे हैं वो ये कि उन कंडीशन को मीट करने के लिए जब एक्सपेंडिचर कट करने की बात की जाती है, ये हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, तो एक्सपेंडिचर कट करने की जब बात आती है तो रह से के दो चीजें बच रही होती हैं अनफॉर्चुनेटली। पहला हम कहते हैं कि, और वो इंडिकेशन दे भी दिए है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, कि हम राइट साइजिंग करेंगे या डाउन साइजिंग करेंगे। देखें, पाकिस्तान का जो सैलरीज पर एक्सपेंडिचर होता है, सैलरीज पर जो एक्सपेंडिचर है वो नियर अबाउट 4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है। सिर्फ 4% हम सैलरीज और पेंशन पर खर्च कर रहे हैं। नेबर कंट्री में 17% है, यूके में ये 30% है। ऑन वर्ल्ड एवरेज जो है ये 30-35% के दरमियान रहता है जो सैलरीज पर एम्प्लॉइज पे खर्च करते हैं। हम सिर्फ 4% खर्च कर रहे हैं और कह रहे हैं उस पर भी हम कट लगाएंगे। जब एक्सपेंडिचर कट करने की बात आती है तो सैलरीज के लाभ को उस 4% को कम करेंगे, 95% को कम नहीं करेंगे। दूसरी चीज है सब्सिडीज की, जिसका ताल्लुक प्राइस से है। हम जो सब्सिडीज पे कर रहे हैं वो 12-13% के दरमियान है टोटल एक्सपेंडिचर का। यूएसए में ये 67% है, यूरोपियन यूनियन में 40% है, इंडिया में 12% से ज्यादा है। हम तो कुछ पे ही नहीं कर रहे हैं, उसमें भी हम कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो हम मतलब जहाँ कट कर रहे हैं उससे तो और क्राइसिस क्रिएट होंगे। इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूब मेहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शकील रामे साहब मौजूद थे, आज की एक्सपेक्टेशन आ रहे थे और ये भी बता रहे थे कि कहाँ कहाँ कमी रह गई, कहाँ कहाँ इकदाम करने की हुकूमत को जरूरी है। देखते हैं जी आज का जो बजट है वो अवाम दोस्त बजट होता है कि नहीं। हर बार की तरह वादे तो किए जाते हैं लेकिन जब बजट आता है तो फिर उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। सेगमेंट माइंड मैटर्स की बात करते हैं। वक़ार अहमद मलिक आज बता रहे हैं कि सयाहत से सियाहती मकामात पर क्या बड़े मसाइल पैदा होते हैं और सियाहती मकामात पर मकामी लोगों की सकाफत का एहतराम क्यों ज़रूरी है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज का जो हमारा मौजू है वो है टूरिज्म डिस्ट्रप्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कैसे जन्म लेता है। पाकिस्तान में जब कराकोरम हाईवे पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म का एक फ़्लो था, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट से 9/11 से पहले उसके बाद भी, तो वहाँ पे कोहिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट ने जन्म लिया था। और उसकी वजह ये थी कि कोहिस्तान के जो ख़ास कल्चर था और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उसकी जो एहतराम नहीं किया करते थे और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जन्म लेता है। कोई भी जगह जब सियाहती मरकज़ होती है या टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहलाती है, ये टूरिज्म प्लेस कहलाती है, तो वहाँ पे जो लोकल मकामी आबादी है उसका जो कल्चर है, उसके जो रिचुअल्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ना सिर्फ ख़तरे में आ जाती हैं बल्कि जो बाहर का जो टूरिस्ट है वो अगर उसका एहतराम नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फ्लिक्ट या एक झगड़ा पैदा होना शुरू हो जाता है। अब ये दोनों तरफ मामला चलता है। हुंजा में बहुत सारा जो फ्लो था टूरिज्म का, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हमें बहुत वाज़ेह देखने में आया, क्योंकि जब आप उनका एहतराम नहीं किया करते थे तो कई दफ़ा वो भी गुस्से में आके रिएक्ट करते थे। अब इस चीज़ का हल कैसे किया जाए। इस वक्त मैं सिरन वैली में हूँ, बहुत ही खूबसूरत ये पाइन वैली जो है एवेन्यू बहुत ही खूबसूरत एक जगह।
इस जगह पे देख के मुझे एक तो आइडिया है कि यहाँ पे किसी वक्त में बहुत ज़्यादा सियाहों ने आना है, लेकिन अब तक का जो सरन वैली का मुझे जितना भी आइडिया हुआ वो ये हुआ है कि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी है, यहाँ पे बिल्कुल वही कल्चर अपने हिसाब से लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब जब इनकी रूटीन में या किसी भी जगह पे खलल आएगा, मिसाल के तौर पे इसी रोड्स के ऊपर बेताशा मोटरसाइकिल्स जब आएंगे और वो रश चलाएंगे, इस तरह यहाँ पे खुदा न खास्ता ऐसे हादसे अगर होते हैं या यहाँ पे जो मकामी आबादी है या ख़वातीन हैं जो खेतों में काम कर रही हैं उनका एहतराम नहीं किया जाता, तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जन्म लेता है। अब ये जो दूसरा वाला मामला है कि जो मकामी आबादी है उसको रिएक्ट कैसे करना चाहिए। हुंजा में हमने कई इस तरह के नफ्सियाती एक्सपेरिमेंट्स भी किए, बहुत सारे इस तरह के मामलात में वहाँ की लोकल कम्युनिटी में बड़ा अच्छा काम किया। पता ये चला कि बजाय इसके कि आप गुस्सा करें उसका कोई आउटकम खास निकलता नहीं था, लेकिन जैसी कोई टूरिस्ट जो है वो लोकल आबादी के खिलाफ कोई ऐसी हरकत करता है, लोकल आबादी के कल्चर के खिलाफ या ऐसी चीज़ों के खिलाफ जब कोई हरकत करता है, तो जैसे ही वो हरकत करता है और आप उसको पकड़ते हैं और उसको प्यार से समझाते हैं और उसको अगर आप बताने की कोशिश करते हैं कि ये मकामी आबादी है, यहाँ पे लोग जो है कितना काबिल एहतराम है, यहाँ पे इस तरह का लिटरेसी रेट है, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप एक ख़ास एनक से शहरी एनक से चीज़ों को देख रहे हैं, ये भी लोग हैं, मतलब यहाँ पे आप सीखें, यहाँ पे सिखाएं, एक अच्छे तरीके से हम्बल तरीके से आएँ, अपने सच से बाहर वाले जो सच एग्जिस्ट करता है उसको जानें और इस तरीके से बाहर आएँ और एक खूबसूरत आप भी सियाहत का लुत्फ भी उठाएं, लेकिन उस सियाहत का जो फ़ायदे होते हैं वो भी उसको उठाएं। और इस तरह यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों तरफ का मामला है, यानी लोकल जो कम्युनिटी टूरिस्ट की जो आबादी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लोकल जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या ऐसी प्लेस है उसकी जो आबादी है उसको एज ए कम्युनिटी काम करने की ज़रूरत पड़ती है कि एज ए कम्युनिटी वो इन चीज़ों को जो बड़े मसाइल हैं उनको टैकल करे, बजाय इसके इनफरादी सतह पर चीज़ों को आप करने की कोशिश करें। और जो दूसरी तरफ का फ़र्द है उसको हर सूरत में लोकल चीज़ों का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई स्थान से गुजर रहे हैं कोई मज़ायका नहीं, अगर आप ऊंचा म्यूज़िक ना बजाएं, कोई मज़ायका नहीं है, अगर आप वहाँ पे अगर वो शॉर्ट पहनने को करता है, माइंड करता है, तो वो थोड़ा सा कुछ एरिया है आप वहाँ पे ना इस तरह की हरकत करें, क्योंकि आप उनके घर जा रहे हैं। जब आप किसी के घर जाते हैं तो उसके घर की जो अकायद हैं या उन चीज़ों को एहतराम करना ज़रूरी होता है। इसी को एग्जिस्टेंस के साथ चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरफ जाती हैं। सो अगर आप सयाह हैं तो किसी भी जगह पे जब जाते हैं तो वहाँ के जो मकामी कल्चर है या मकामी जो भी मामलात हैं उनका एहतराम कीजिए। और अगर आप एक ऐसे फ़र्द हैं जो कि किसी सियाहती मरकज़ पे हैं तो वहाँ पे इस तरह की किसी भी बदतमीज़ी को प्यार से समझाएं और चीज़ों को उनको जब प्यार से समझाएंगे तो उनको ना सिर्फ समझ आएगी बल्कि वो उसको अपने रवैये का हिस्सा भी बनाएंगे। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अभी आपको बताते हैं एक और अच्छी सी चीज। आईसीसी की जानिब से 2025 के हॉल ऑफ फेम में 7 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जिनमें पाकिस्तानी विमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर भी शामिल हैं। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले नए खिलाड़ियों का ऐलान वेस्ट इंडियन लेजेंड ईएन बिशप ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से कबल लंदन में होने वाली एक तकरीब में किया और इस मौके पर पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की जो साबिक कैप्टन है सना मीर, उनको भी दीगर 6 क्रिकेटर्स के साथ हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का ऐलान किया गया है। दीगर खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला और ग्रैहम स्मिथ, भारत के एमएस धोनी, न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी और इंग्लैंड के विमेन क्रिकेटर सारा टेलर शामिल। और पाकिस्तान विमेन्स टीम की जो साबिक कप्तान सना मीर हैं वो भी इस एजाज की मुस्तहिक ठहरी और वो पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये एजाज अपने नाम किया है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा एजाज है। कांग्रेचुलेशन सना। और इसके साथ साथ जहां पर पहले से जहद ये मौजूद थी क्रिकेट की जिसमें खवातीन पार्टिसिपेट कर सकती थी, हिस्सा ले सकती थी, वहां पर अब एक्सीलेंस भी इख्तियार कर सकती हैं जिस तरह सना मीर ने की है। और मुझे उनका ये कहना है कि मुझे खुशी है कि ये एजाज़ आज उनको मिला है। आज इतनी बड़ी तादाद में खवातीन क्रिकेटर्स हैं जो सबके लिए मिसाल हैं। और याद रहे कि सना मीर ने अपने एक रोज़ा क्रिकेट कैरियर का आगाज़ दिसंबर 2005 कराची में श्रीलंका के खिलाफ किया, जबकि आखिरी एक रोज़ा मैच नवंबर 2019 लाहौर में बांग्लादेश के खिलाफ खेला है। और सना मीर ने अपने कैरियर में 206 बैनुल-अक़वामी मैचों में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने 2009 से 2017 तक 137 बैनुल-अक़वामी मैचों में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कप्तानी की है। और उन्होंने 120 एक रोज़ा मैचों में 151 विकेटें हासिल करने के साथ साथ 1630 रन भी बनाए हैं। सना मीर से कबल 7 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन चुके हैं और वो पहली पाकिस्तानी खातून हैं जिन्होंने ये एजाज अपने नाम किया है। तो वी कांग्रेचुलेट यू सना, बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी आपकी, आपका स्पेल, आपका रन बहुत अच्छा रहा और अब आपका हॉल ऑफ फेम में नाम भी शामिल हो गया है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि माली साल 2025-26 के लिए बजट आज पेश किया जाएगा और आइंदा माली साल 25-26 के सालाना तरक्याती प्लान के तहत तय करदा अहदाफ के मुताबिक माली साल 25-26 का करंट अकाउंट खसारा GDP का मनफी 0.5% रखने का तखमीना लगाया गया है और बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर जबकि दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया है। महंगाई का सालाना औसत हदफ 7.5% और मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। मजीद इसी पर बात करते हैं। जी हाँ, इरशाद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ इकॉनमी बीट को भी कवर करते हैं, मईशत पर खासी गहरी नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरशाद अंसारी साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जरा इकोनॉमी पे बात करते हैं। वेदर बताएं, इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? देखें, बजट का मौसम है, बस बजट अब फाइनल उसमें है। शाम 4 बजे जो है वो काबीना का इजलास होने जा रहा है, उसमें इसकी अप्रूवल दी जाएगी, उसके बाद कौम के सामने आ जाएगा। काली घटाएं छानी है आवाम पे या फिर मजीद गर्मी जो है वो बढ़नी है? क्या अपडेट्स है? क्या सस्ता होना है, क्या महंगा होना है और कितने टैक्सेस लगने जा रहे हैं? मिला जुला जो है रुझान होगा। और टैक्सेस की बात है तो वो 2000 अरब के करीब जो है वो नए टैक्सेस का इम्कान है और टोटल जो आउटले है वो 17,600 अरब रुपए का चूँकि ये बजट है। और इसमें जो तरक्याती है वो तो 1000 अरब का है और जो गैर तरक्याती बजट है वो 16,286 अरब रुपए का ये बजट है। और इसमें जो टैक्सेशन की जो है, जैसे आप बात कर रहे थे, तो इसमें जो नॉन फाइलर है उनके खिलाफ जो है वो ज़्यादा इकदाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। GST भी उनके लिए जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ है, वो उन पे 18% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ है। और इसी तरह जो नॉन फाइलर्स के लिए जो कैश विड्रॉल है 50,000 रुपये एक दिन में अगर निकलवाते हैं या उससे ज़्यादा निकलवाते हैं तो उस पर 1.2% करने की तजवीज़ है। इस वक्त 0.6% है, यानी वो भी जो है वो डबल हो जाएगा। अलबत्ता सब्सिडीज़ जो है वो 1000 अरब और 1186 अरब रुपये उसके लिए रख रहे हैं। कार्बन लेवी लगा रहे हैं 2.5%। और इसी तरह जो आप रिलीफ की बात करते हैं तो रिलीफ में ये एक इंडस्ट्री के लिए अच्छा साइन है अगर ये हो जाए कि इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको कुछ जो है वो उस पर टैक्सेशन जो है वो कम करने की तवक्को है। कि उसका मेन जो मकसद है वो ये है कि मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फ़रोग पाए और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो और एक्सपोर्ट बढ़ सकें। इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो कमोडिटीज़ हैं वो उसका जो कीमतें जो राइज हैं उनका जो है वो मुकाबला कर सकें। और इसके अलावा जो सूबों को इस मरतबा काफ़ी फोकस किया जा रहा है। एक तो जैसे कल वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है कि हम NFC जो अवार्ड है उसको रिवाइज़ करने जा रहे हैं और अगस्त में NFC का इजलास होने जा रहा है। उसमें जो सबसे बड़ी खबर थी कि वो जो है वो जो फार्मूला है उसमें तब्दील करके जो आबादी का जो मेन कॉम्पोनेंट है उसको रिविज़िट करने जा रहे हैं। तो इस बजट में भी अगरचे ये पिछले NFC के तहत ही जो है वो फंड्स दिए जा रहे हैं, उसमें 3,300 अरब रुपए सूबों को जो है वो ये दिए जाएंगे। अच्छा। और इसके साथ साथ जो सूबों को जो ट्रांसफर्स होनी है वो 8,206 अरब होनी है। जो तरक्याती बजट है सूबों को जो मिलना है वो 3,300 अरब रुपए का होना है। वफाक का 1,000 का है और सूबों का 3,300 अरब का है। यानी कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि सूबों को फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग करे और एम्पावर करे। इसी तरह सबसे जो अहम एक मामला होता है वो तनख्वाहों का होता है कि सरकारी मुलाजमीन की नज़रें होती हैं। और आज सरकारी मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में जो पूरे मुल्क से मुलाजमीन को कॉल भी दे रखी है कि उनका ये कहना है कि अगर उनके मुतालबात ना मानेंगे तो फिर धरना दिया जाएगा, अदरवाइज जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाएगा। तो हमारी इतलात ये है कि ज़राए से जो हमारी बात हुई है कि 10% के करीब जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। पेंशन में जो है वो अगरचे 5 से 7.5% तक के इजाफे की तजवीज़ है जो IMF के साथ इनकी डिस्कशन हुई है। लेकिन वो भी गालिब इम्कान यही है कि जब प्राइम मिनिस्टर इजलास को चेयर करेंगे वहाँ इत्तेहादी जमातें भी होंगी तो उनकी तरफ से भी कुछ प्रेशर आएगा। जैसे कि PTI पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है वो पहले से ही जो है वो हुकूमत पे दबाव डाल रही है कि तनख्वाहें भी ज़्यादा बढ़ाएं और पेंशन भी ज़्यादा बढ़ाएं। तो तवक्को ये की जा रही है कि शायद पेंशन भी जो है 10% तक हो जाएगी। और पेंशन का बिल असल में उनके लिए मसला बना हुआ है। अगले साल जो पेंशन के लिए जो बजट में एलोकेशन की जा रही है वो 1,055 अरब रुपए के करीब जो है वो फंड जो है वो उसके लिए मुख्तस किए जाएंगे। और इसके साथ साथ डिजिटाइजेशन की तरफ हुकूमत काफ़ी इक़दाम करने का इरादा रखती है और ये एक अच्छा इक़दाम होगा क्योंकि इस वक्त जो है वो 140 अरब डॉलर की इकॉनमी ऐसी है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड है और उसमें ज़्यादातर जो है वो इकॉनमी ऐसी है कि जो उसमें तो टैक्स तो गवर्नमेंट को मिलता ही नहीं है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन
उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो हुकूमत के डॉक्यूमेंट्स में ना होने की वजह से जो फॉर्मल इकोनॉमी में लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है, उनके लिए कम्पीट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। उस इनफॉर्मल इकोनॉमी को जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी में लाने के लिए काफ़ी इक़दाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। उसमें कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे कवानीन में, और फिर नॉन फाइलर्स के लिए जो है वो सज़ाएँ हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। ख़ासकर जो है वो POS जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था उसमें जो है वो उसकी वायलेशंस बहुत हो रही थी, उसको भी जो है वो टैक्स एवेजन के लिए जो है वो यूज़ किया जा रहा था, उसके लिए सज़ा बहुत कम थी, उसको अब बढ़ाकर जो है वो कोई 4-5 गुना जो है वो सज़ा की जा रही है। उसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो भी जो है वो बढ़ाई जा रही है। इसी तरह जो रियल स्टेट सेक्टर है उसके लिए कहा यह जा रहा है कि उसमें कुछ रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि रियल स्टेट सेक्टर के बारे में कहा जा रहा है कि इससे 70 के करीब इंडस्ट्रीज जो है वो जुड़ी हुई हैं, और इसमें स्लम आने की वजह से एक तो टैक्स रेवेन्यू जो है उसकी कलेक्शन में कोई इफेक्ट आता है, और साथ साथ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो इफेक्ट होती हैं। उस पर जो है वो एक तो FED उस पर ख़त्म की जा रही है, कुछ विद होल्डिंग टैक्सेस हैं उसको रिविज़िट करने की जो है वो तजवीज़ है। अगरचे इस पर जो है वो बाज़ सेक्टर्स के बाज़ स्टेक होल्डर्स की तरफ से उसकी मुखालफत की जा रही है, लेकिन हुकूमत बहरहाल ये तजवीज़ जो है वो उस पर गौर कर रही है कि इसको जो है वो किया जाए। इसी तरह जो कार्बन लेवी का मैंने आपको बता दिया है, और जो सब्सिडीज़ का भी मैंने आपको बताया, और इसमें जो एक सिविल जो गवर्नमेंट है उसके जो रनिंग एक्सपेंडिचर है उसके लिए जो है वो 971 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अगले माली साल में कोशिश ये की जा रही है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट हो, और उसमें जो है वो ज़्यादातर फोकस उस चीज़ को किया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग फ़रोग पाए, और साथ साथ जो है वो आम जो लोग हैं उनको जो है वो रिलीफ मिले, महंगाई का ग्राफ जो है वो कंट्रोल में रहे। उसके लिए हुकूमत जो है वो काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ काफ़ी जो है फोकस करने जा रही है। टैक्स कवानीन जो है उसको काफ़ी रिविज़िट किया जा रहा है, उसमें जो लूप होल्स हैं वो जो है वो ख़त्म करने की जो है वो काफ़ी जो है वो उसकी प्रपोजल्स हैं। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए जो कुछ 7,000 के करीब टैरिफ लाइन्स हैं उनको रिविज़िट किया जा रहा है। उसमें फिर WTO रजीम में चूँकि हम हैं उसमें भी काफ़ी हमारे ऊपर जो है वो दबाव भी था और काफ़ी अरसे से था, लेकिन हम उसको उस तरीके से जो उनकी कमिटमेंट्स थी उनके मुताबिक नहीं कर रहे थे। उसको अब हम काफ़ी जो है वो रिविज़िट करने जा रहे हैं कि उस पर जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है बाज़ चीज़ों पे उसको बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, बाज़ पे कम किया जा रहा है। इसी तरह रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं उसको रिविज़िट किया जा रहा है, और ये अगर चीज़ें हो जाए तो इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी जो है वो रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक। तो इरशाद साहब ये बताइएगा कि 18,000 अरब का तखमीना है बजट में, 10,000 जो है कर्जों में उतारना है, 8,000 आपने भी अभी बताया कि जिस सूबों में तकसीम करना है। तो जब आपको पता है कि आपका तखमीना ही 18,000 का है, तो उसमें जो बाकी बचे पैसे हैं वो आप सूबों में तकसीम कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं कि NFC दोबारा रिवाइज करने का सोचा जा रहा है पॉपुलेशन के मुताबिक, तो ये क्या एकदम पहले नहीं हो सकता था बजट से? देखें, ये जो NFC की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ये तो कानून के मुताबिक जो है बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल नहीं हुआ, और पुराने ही NFC के तहत सूबों को जो है वो वसाइल की तकसीम हो रही थी। और अभी KP की हुकूमत जो है उसकी तरफ से भी ये एतराज़ आ रहा था, और बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से खासकर ये एतराज़ात आ रहे थे कि एक तो आप नया NFC अवार्ड लेके आएँ, और दूसरा ये कि आप इसका जो फार्मूला है उसमें जो वेटेज आपने दी हुई है, पसमानदगी है, गुर्बत है, रकबा है, आबादी है, उसको जो है वो आप चेंज करें। उसमें चूँकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आबादी को दिया जाता है, तो उसमें उनका ये एतराज़ था कि इसके ज़्यादातर जो वसाइल हैं वो पंजाब के पास चले जाते हैं। तो पंजाब में चूँकि आबादी का साइज़ ज़्यादा है तो लिहाजा आप आबादी के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी ज़्यादा वेट दें। तो अभी जो है वो वज़ीर ख़जाना ने इस बात का इंदिया दिया है कि आबादी को जो है वो हम इसमें जो वेटेज है उसको रिविज़िट करने जा रहे हैं। अब ये वफाक और पंजाब का इम्तिहान होगा, क्या वो अपने जो है वो इस वसाइल पे ज़ाहिर है उनकी जो है वो रेवेन्यू पे कट लगेगा पंजाब के, क्या वो इसको रेजिस्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। तो एक तो ये कि अगर ये हो जाता है तो इससे डेफिनेटली जो दूसरे सूबे हैं उनका जो शेयर है वफाक का जो फेडरल डिविजिबल पूल है उसमें उनका बढ़ जाएगा। और जो आपने बात की है कि ये पहले हो जाना चाहिए, इसके लिए कोशिशें ज़रूर होती रही हैं, लेकिन चूँकि ये काफ़ी जो पेचीदा मामला होता है तमाम सूबों को इसमें ऑन बोर्ड करना, तो इस वजह से ये नया जो है वो NFC अवार्ड जो है नहीं आ सका। एक तो इस पे भी, और इरशाद साहब एक ज़राई टैक्स पर भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है ना सूबों के, तो वो उस पर भी यही चीज़ चल रही है कि वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो IMF से कहे कि इस पर नज़रसानी करे। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इससे पहले इसकी मंजूरी जो है वो क्यों नहीं दी? क्योंकि हम तो देख रहे हैं गुज़िश्ता तकरीबन 3 साल से हमारा किसान खासी मुश्किल में है।
अच्छा देखिए, मैं उसमें थोड़ी सी आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है ना, उसका एज काश्तकार पे इस तरह वो बोझ नहीं पड़ता है। अच्छा। ये IMF का भी मुतालबा है, वर्ल्ड बैंक का भी मुतालबा था, और ये एक अरसे से चला जा रहा है। असल में एग्रीकल्चर का जो हमारी GDP में जो शेयर है ना, वो ज़्यादा है, लेकिन टैक्स में उसका उतना शेयर नहीं है। तो इस वजह से इसका जो बर्डन फिर होता है वो आम लोगों को जो है वो बेयर करना पड़ता है। तो ये IMF भी ये कहता था कि आप हर किस्म की जो इनकम है उसको टैक्स में लाएं, ना कि जो पहले से लोग टैक्स दे रहे हैं आप उन्हीं को जो है वो मजीद जो है वो निचोड़ते जाएं। तो एक जायज़ जो है वो मुतालबा था, लेकिन चूंकि जो लॉर्ड्स हैं, सारे जो फ्यूडल लॉर्ड्स, वो सारे पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं और उनका असर रसूख ज़्यादा होता है, तो वो कोई ना कोई हर्डल्स क्रिएट कर देते थे। इस पर काफ़ी कोशिशें की गई। अब जो है वो कानून साजी इस पर आलमोस्ट कर दी गई है। इसको IMF के साथ जो हमने तय किया था वो तो हमें अब तक लागू कर देना चाहिए था। अब हम IMF को ये कह रहे हैं कि इस बजट से हम जो है इसकी वसूली भी शुरू कर देंगे, क्योंकि सूबों में इसकी कानून साजी भी हो चुकी है और वफाक में भी इसके तमाम तरह जो है इकदाम किए जा चुके हैं। इसका जो इफेक्ट आता है वो एक्चुअली आता है वो जो साहूकार है, जो बल्कि जो काश्तकारों का जो इस्तेसाल करता है तबका, असल उस पर इफेक्ट आता है। अच्छा। और फिर इसको जो है वो एग्रीकल्चर की जो इनकम है इसको अपने जो इलीगल मनी जो होती है उसको छुपाने के लिए भी जो है वो यूज किया जाता है। जो चीज शाह साहब, आपने तमाम तर जो है इस वक्त बजट आने वाला है, 5 बजे जो है वो मोहम्मद औरंगजेब साहब पेश करेंगे, तो आपने उस पर रोशनी डाली है, एक नजर डाली, आपको बहुत शुक्रिया। और हम देख रहे हैं कि ऐलाना तो होते रहते हैं, बजट भी पेश होते रहते हैं, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो पाती। उम्मीद करते हैं कि इस बजट में वो ट्रांसलेशन हो पाए और जो निचला तबका है उसमें भी जो है ये समरात पहुंचे, ताकि जो मुल्क की इकॉनमी है पांव पर दोबारा खड़ी हो सके। हम ब्रेक के बाद हासिल होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तानी कोहपैमा वाजिदुल्लाह नगरी से, जिन्होंने गुज़िश्ता माह दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को कामयाबी के साथ सर कर लिया और वाजिदुल्लाह नगरी K2, नंगा पर्वत, राकापोशी और दीगर चोटियों को भी सर कर चुके हैं। बगैर किसी तवक्कुफ के हम वाजिद से ही बात करते, जो एक्सपीडिशंस की जर्नी है उस पर उनसे जानते हैं। बिल्कुल वाजिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कामयाबी से दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करने में जो है वो करके दिखाई है। उसके चैलेंजेस बताइएगा कि आपको क्या पेश आते रहे हैं। और कहा ही जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट को सर करना ज़्यादा आसान है K2 के मुकाबले में, कितनी हकीकत है इस बात में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को भी ईद मुबारक, और ईद के अलावा जो मेरी जर्नी है इसमें भी मैं मुबारकबादी चाहूँगा कि मैं 11वां पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से सेहत सलामती के साथ क्लाइम करके हम वापस आए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, ऐसा नहीं है कि मतलब K2 से आसान है। हर पहाड़ का अपना एक वो होता है, डेफिनेटली मुश्किलात बहुत ज़्यादा है इधर भी, तो लेकिन किसी हद तक K2 से आप मुकाबले नहीं कर सकते। K2 मुश्किल पहाड़, बहुत मुश्किल पहाड़ है, लेकिन ये भी कोई आसान पहाड़ नहीं है बस। अच्छा, तो वाजिद ये जो है ये क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट है, या फिर ऐसे अब बहुत ज़्यादा लोग शायद K2 की निस्बत माउंट एवरेस्ट को सर करना शुरू हो गए हैं, इसकी आपके ख्याल में क्या वजह है? इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मतलब हमारे लिए मैं बताना चाहूँगा कि एवरेस्ट के ऊपर नेपाल गवर्नमेंट ने या वहाँ के जो टूर कंपनीज वगैरह हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है, कमर्शियल इसको किया है, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। अच्छा, जो क्लाइंबिंग करने वाले लोग हैं दुनिया के, वो अपने आप को मतलब वहाँ पे स्कोर फील करते हैं कि वहाँ पे कोई जो ख़तरात है उसके लिए उन लोगों ने इंतजाम किया, रेस्क्यू का बेहतरीन निज़ाम है। अच्छा, वहाँ पे इंश्योरेंस का बेहतरीन निज़ाम है, सर्विस वहाँ पे आपको इजीली मिल जाता है। यानी अक्सर वो चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते हैं। वहाँ पे एक फॉरेनर जो आता है अपने आप को कंफर्टेबल समझता है कि मैं यहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहा हूँ तो मैं मतलब मैं सेफ हूँ। तो ये चीज़ अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी कर ले तो यहाँ पर भी उसी तरीके से काम हो सकता है, जिसकी वजह से एवरेस्ट को लोग मतलब ईजी समझते हैं। अदरवाइज ये चीज़ें अगर आप हटा दें या कुछ कम कर ले तो एवरेस्ट बहुत हाई पीक है, वहाँ पे कर्वेसेस बहुत ज़्यादा है, स्लिप होने का ख़तरा है, एवलाश का ख़तरा है। मतलब जैसा आइस कम्बोइस फॉल है, वहाँ पे जो Camp 1 से तक जो जाते हैं वो रास्ता इंतहाई डेंजरस रास्ता है, दुनिया में सबसे ख़तरनाक रास्ता है। आप विदिन 2-2 घंटे के बाद उसकी रास्ता जो चेंज हो जाता है।
ऐसा नहीं है कि मतलब वो आसान पीक है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो काम बेहतरीन तरीके से करते हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको मुतमईन करते हैं, जिसकी वजह से एवरेस्ट को आसान समझा जाता है। राइट। तो वाजिद, जब आप एक चोटी सर कर लेते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन तो होती है, लेकिन नज़ारे देखकर कौन सा ज़्यादा आपको जो है, किसके ज़्यादा नज़ारे आपको अच्छे लगे, K2 के या माउंट एवरेस्ट के? नहीं, मतलब मैं K2 एक ऐसा पहाड़ है सर, दुनिया के जो भी क्लाइंबर है उसको K2 को क्लाइंब करना चाहता है। K2 के जो व्यूज़ है सर वो मतलब बयान नहीं हो सकते हैं। वहाँ से आप जब टॉप पे जाते हैं तो चाइना की साइड, जो बैक साइड पे चाइना है, इस साइड पे इंडियन जो छोटे पहाड़ है वो नज़र आते हैं, और मोस्टली पाकिस्तान के जितने भी पहाड़ हैं वो सारे आपको नज़र आते हैं। और दूसरा है पाकिस्तानी में यहाँ सराउंडिंग में सब जानता हूँ, नेपाल में तो इतना मुझे नहीं पता कि साइडों में कौन कौन से पहाड़ हैं। जब K2 के जब समिट पे मैं पहुंचा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बिल्कुल अपने घर की छत पे आ गया हूँ, और सारी जो सराउंडिंग में मेरे जितने भी पड़ोसी है वो सारे इसी तरीके से K2 पे बड़ा एंजॉय किया मैंने। सही है। अच्छा वाजिद, एक और भी चीज़, एक किसी भी कोपे माँ के साथ एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, जो शेरपा होते हैं उनके साथ एक बॉन्डिंग भी आप लोगों की हो जाती है, हालांकि वो तो बहुत बार जो है बहुत सारे कोपे माओं के साथ सर कर चुके होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है? शेरपा पहले मैं एवरेस्ट के ऊपर 2 मेरे अटेम्प्ट हुए। मैंने पहले विदाउट शेरपा मैंने किया सारा कुछ। मैंने Camp 4 तक, बल्कि समिट से तकरीबन कोई 500 मीटर नीचे तक मैं गया, लेकिन विंड ने मुझे क्लाइंब करना नहीं दिया तो मैंने स्किप करके वापस में डायरेक्ट Camp 2 आया। Camp 2 आके दोबारा जब मैंने Camp 4 जब किया तो जिस कंपनी में मैं किया था उस कंपनी ने मुझे इजाज़त नहीं दिया, कहते नहीं आपने 2 अटेम्प्ट किए हैं तो दूसरे अटेम्प्ट में आपको डेफिनेटली शेरपा साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा है। तो Camp 4 से मैंने शेरपा हायर किया, Camp 4 से Camp 4 तक मैं अपने साथ शेरपा रखा। एक्सपीरियंस शेरपा के साथ बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वहाँ के जो शेरपाज हैं वो मोस्टली जितने भी शेर्स है वो माउंटेन गाइड्स है, तो पूरी दुनिया में वो लोग काम करते हैं, बहुत प्रोफेशनल है, वो आपको देखते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, तो उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस है। राइट। तो वाजिद, अमूमन तैयारी तो आपको पूरी करनी पड़ती है, गैजेट्स भी पूरे रखने पड़ते हैं, आउटफिट भी जो है एक मुनासिब पहनना पड़ता है ताकि सर्दी से बचे रहें, लेकिन मेंटली आपको खुद को किस तरह से तैयार करते हैं कि एक चोटी को सर करना है? डेफिनेटली सर, ये बहुत बेहतरीन सवाल है सर आपका। मेंटली तौर पे जब आप तैयार नहीं होते तो आप क्लाइंबिंग नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं Camp 2 से मैंने फैसला किया कि मैंने अटेम्प्ट करना है, तो उसके अंदर मैंने पानी कितना अपने साथ लेना है, फूड कितना अपने साथ लेना है, ऑक्सीजन मैंने कितना देर इस्तेमाल करना और कितने उस पर रेगुलेटर कितने उस पर मैंने रखना है, ये सब कैलकुलेशन होती है। जब तक आप कैलकुलेशन आप मिस करेंगे तो आपकी जान के लिए खतरा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने Camp 2 से दोबारा अटेम्प्ट किया, Camp 3 हमने स्किप किया, डायरेक्ट Camp 4 से लगे। Camp 4 के अंदर हमने कोई 3 घंटे हमने रेस्ट किया, वहाँ से हमने कोई 11-12 घंटे में हमने सबमिट किया। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने Camp 2 में बैठ के हमने फैसला किया कि इतने घंटे इतना ऑक्सीजन खाएंगे, इतना हम पानी रखेंगे, ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। बगैर कैलकुलेशन के आप कोई भी पीक क्लाइम करेंगे तो वहाँ मसाइल पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा वाजिद, एक और चीज़, आपने मेजर बड़ी चोटियाँ तो सर कर ली हैं, बताएं अगली कौन सी चोटी है जो सर करनी है, जो आपका टारगेट है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और मेंटली भी उसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं कि अगला जो मेरा टारगेट है वो ये है? पाकिस्तान के अंदर 8000 मीटर के 5 पीक है, जिनमें से मेरी पाकिस्तान के अंदर 3 पीक्स हो चुकी है, तो चौथी पीक मेरी एवरेस्ट हो गई। तो गशोबरूम 1 गशोबरूम 2 मेरे से अभी रह गई है, तो वो 2 पे मुझे मौका मिला था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, 1 पे मुझे मौका नहीं मिला। तो इस साल मेरे प्लान है 1 और 2 के बीच में से इसी साल जुलाई के अंदर मैं कोई अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, गशोबरूम 1 या 2 में से दोनों में से कोई एक इंशाल्लाह इस साल करेंगे। बिल्कुल ठीक। वाजिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और हाँ सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए। इस तरह से ये सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं होता, फिजिकल फटीग नहीं होती, उसके साथ साथ मेंटली भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है जिसमें आपको तय करना होता है कि आपको कोई छोटी सर करनी है तो उसके लिए क्या इंतजाम करने हैं और क्या आप उसके लिए रेडी हैं भी कि नहीं। और इसका रुझान अब तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, जिनमें जो है वाजिद जैसे जो लोग हैं वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। हम ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक। आज हमारे साथ जो एथलीट मौजूद हैं, अगर उनको पाकिस्तान की सुपर विमेन एथलीट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और वो पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर दूसरा मेडल अपने नाम करने में कामयाब रही हैं और पाकिस्तान में मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं, वो पहले भी बहुत सारे। और हमारी मुराद नादिया मकसूद से हैं, जिन्होंने दोहा में होने वाली पहली एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने 87 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और नादिया मकसूद ने एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है उसमें बेहतरीन वेट लिफ्टर का एजाज अपने नाम किया है। और उनके साथ एक और सुपर वुमेन है जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, कराटे, साइकिलिंग और जिम्नास्टिक, पावर लिफ्टिंग में महारत रखने वाली खातून है। उन्होंने 76 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। हमारी मुराद नीलम रियाज, वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद। जी हाँ, नीलम रियाज और नादिया मकसूद, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले नादिया आप बताइएगा इस एक्सपीरियंस के बारे में। एक तो कंग्रेचुलेशंस आपको, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, गोल्ड मेडल आपने अपना नाम किया है। कितनी ज़्यादा तैयारी थी और क्या एक्सपेक्टेशंस थी इस मुकाबले से आपकी? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह जितना सोचा था अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा दिया हम लोगों को। हम अपने जो हमारे एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO अरशद खान तुर्क हैं और पाकिस्तानी जो मास्टर वेट लिफ्टिंग के प्रेसिडेंट हैं, हम तो पहले उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट करके हम लोगों को यहाँ तक लेकर आए। और दूसरा ये कि हम लोग अपनी जितनी एफर्ट्स कर सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उससे ज़्यादा नवाजा है। राइट और बिल्कुल आपकी मेहनत भी जो है वो रंग लेकर आई है। नीलम हमारे साथ मौजूद है। नीलम, पहले तो कांग्रेचुलेशन, सिल्वर मेडल आपने अपने नाम किया है। ये बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है सिल्वर मेडल हासिल करके? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो शुक्र अल्लाह ताला का कि मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर पहुँचाया है। और उसके बाद हम लोगों ने इस 2013 से हम लोग स्टिल जो है वो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार टाइटल ले चुके हैं और इंटरनेशनली ये वेट लिफ्टिंग का जो है वो मेरा 3rd टाइम एक्सपीरियंस था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट एशियन मास्टर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई है, जिसमें दोहा कतर में, जिसमें हमारी माशाल्लाह से 3 लड़कियां और 4 लड़के और 10 लड़कों की, मतलब कि टोटल 10 प्लेयर्स थे हमारे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हम लोगों को बहुत अच्छे मेडल्स के साथ नवाजा। और यहाँ पे मेरा कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा टफ था। 25 कंट्रीज़ जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें इंडिया की भी थी और बाकी दूसरी कंट्रीज़ भी थी, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब फ़ाइट थी तो फ़ाइट में यही सोच के फ़ाइट की थी कि मेडल्स जो है वो पाकिस्तान के लिए लेकर आना है और अपना जो बेस्ट हो सका वो देना है। मेरा पाकिस्तान में 156 का था टोटल जो था वेट मेरा, और वहाँ पे मैंने माशाल्लाह से 159 करके अपना टोटल बेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर मेडल लिया। और इसको स्पॉन्सर जो है वो हमारे सर अरशद खान जो हैं तुर्क, उन्होंने पूरी टीम को स्पॉन्सर किया था, जिसकी वजह से हमारी पूरी टीम ने पार्टिसिपेट किया और मेडल्स लेकर आई। ज़बरदस्त भाई, इतनी ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी, ऐसे हम बड़े इम्प्रेस हो रहे हैं। हमारी ख़वातीन कहाँ जो है ना वो परफॉर्मेंस दिखा रही हैं और मेडल्स लेकर पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। नादिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस सफ़र का आगाज़ कब हुआ? ये जो जर्नी है, कब आपने डिसाइड किया कि आपको ये गेम जो है वो करनी है और फर्स्ट टाइम आपने किसी मुकाबले में पार्टिसिपेट किया? ये 2013 से हम लोगों की हुई थी और मैंने अपना बापडा की तरफ से किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं 2013 से 2025 तक अनबीटन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं अपने बापडा की एम्प्लॉय हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो डिपार्टमेंट है लेस्को, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इस चीज़ को भी देखते हैं। तो मैंने अपनी जर्नी जो है माशाल्लाह से एक अच्छी तरीके से मैं इसको देखती आ रही हूँ और आगे भी उम्मीद है कि मैं इसको अच्छे तरीके से देखती रहूँगी। यही है आपसे। नीलम, आप बताइएगा आपकी जर्नी जो स्टार्ट की थी उसमें तो बड़े एक अनयूजुअल से वाक़यात भी पेश आए हैं, उसके बाद तक हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग जो थी वो साइकिलिंग से की थी, तो साइकिलिंग के बाद फिर जिम्नास्टिक, स्पोर्ट्स का शौक़ था, बहुत ज़्यादा जुनून था। तो बस ये था कि कोई सी भी गेम हो वो मैंने इंशाल्लाह ताला उसमें बेस्ट देना है। तो बस इसी तरह स्टार्ट किया था। जब वेट लिफ्टिंग की बारी आई थी तो मैं तब रिसेंटली वर्ल्ड कप खेल के आई थी। 2013 और 14 में कबड्डी के वर्ल्ड कप खेले थे मैंने, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हम लोग ब्राउन्स मेडल
लेकर आए थे। तो वो जब खेल के आए थे तो मुझे किसी ने कहा कि वेट लिफ्टिंग की टीम बन रही है, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, सारों ने कहना है भी भाइयों वाली गेम थे, दूसरी भी भाइयों वाली गेम। तो फिर उसमें मैंने माइंड बनाया कि कोई बात नहीं, हम लोग माशाल्लाह से लड़कों के शाना बशाना काम कर रहे हैं, तो ये गेम भी जो है ये भी अगर लड़के खेल सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं। फिर मैंने वेट लिफ्टिंग में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ओनली 15 डेज की ट्रेनिंग थी मेरी। अच्छा। और उसमें मैंने जब फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल लिया तो उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मैंने करनी है ये। उसके बाद माशाल्लाह से पाकिस्तान वापडा में हाइडल में, मेरे यूनिट पाकिस्तान वापडा के हाइडल में वेट लिफ्टिंग की कोई टीम नहीं है, मैन वुमेन्स की, ओनली वन मैं लड़की हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपना सोचा कि मैंने अपना बेस्ट देना था कि मुझे देख के मज़ीद लड़कियाँ लड़के जो है ना हमारे डिपार्टमेंट पाकिस्तान वापडा में हाइडल में वो उनको जॉब मिल सके, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। उनकी मेहरबानी है कि हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लेयर्स जो हैं वो कितना टाइम जो है वो अपनी डाइट को देखेंगे, अपनी गेम को देखेंगे। हमारी गेम भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से हम लोग को मुश्किलात भी सामना करना पड़ता है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें जॉब दी है, जिसकी वजह से हम लोग स्टिल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ऑन लाइटर नोट दोनों से मेरा यही सवाल है कि फैमिली में तो खसूसी तौर पर बच्चे तो डरते होंगे कि अम्मा वेट लिफ्टर हैं और मतलब कुछ भी किसी भी मकाम पे ज़रा सी भी गलती की तो कुछ भी हो सकता है। आपसे डरते हैं घर वाले और बच्चे खसूसी बच्चे जो है अभी तो छोटे हैं ज़्यादा, उनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है। बेटी को माशाल्लाह से है, क्योंकि बेटा मेरा 2 ईयर्स की है, बेटी मेरी 5 ईयर्स की है। और सिस्टर लोगों का था इश्यूज के अम्मी ने मुझे कहा था भैन नू हाथ नहीं लाना। पहले ही वार्निंग। अम्मी ने मुझे कहा था कि जो मर्जी हो जाए अपनी ज़बान से बात कर लिया करो, मैंने हाथ नहीं लाना। नादिया भी हंस रही है, तो नादिया से भी पूछते हैं, नादिया आप बताइएगा आपका कोई ऐसा वाकया जिसमें डरते हो बच्चे? जस्ट जॉकिंग है, बट मेरा बेटा जो अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल का है, तो वो थोड़ा सा मेरे से घबराता है। जब मैं उसको स्टडी करवा रही होती हूँ तो वो अक्सर अपने काम को इतना अच्छा कर रहा था, उसको पता है कि मम्मा जो है ना एक थप्पड़ लगाएंगी तो उसकी दर्द 3-4 दिन तक रहेगी। मम्मा का एक थप्पड़ गोल्ड मेडल लिया है बस फिर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा नादिया, आप बताएं कि जिस तरह से अभी हम नीलम की जर्नी और आपकी भी जर्नी आपने भी बताया, नीलम इसके अलावा भी बहुत सारी स्पोर्ट्स करती हैं और करती रही भी हैं, आपका इसके अलावा कौन सी गेम में इंटरेस्ट है? मैंने शुरू टाइम से ही अपनी वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग ही खेलती आ रही हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से दें, दी बेस्ट उसका दें, 100% आप उसको करें। मैं नीलम की तरह ऐसी गेम तो नहीं करती और ना ही मुझे अभी भी ऐसे ऑफर्स आती हैं, बट मेरा जो है ना वेट लिफ्टिंग की तरफ ज्यादा रुझान है, और वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग मैं इन दोनों में जो है ना अपना 100% देती हूँ। देखिए, अगर मैं अपनी 1-2 जगह पे ऐसे और कर लूँ तो फिर उधर भी टाइमिंग, फिर इस तरह से ना आप अपनी गेम अच्छी नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि अगर आप जहाँ कर रहे हैं तो वहाँ पे अपना दी बेस्ट दें। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अभी अपना बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड लिया है, मेरे लिए यही बहुत खुशी हो रही है। मेरी इस चीज का सबूत है कि जो है ना मैंने जो भी मेहनत की दिल से की और लगन से करके मैं अपना एक दूसरे मुल्क से जाके अपना बेस्ट लिफ्टर का अपना अवार्ड लेकर आई हूँ। जबरदस्त। वैसे पूछना एक सवाल और है जो मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि जुड़ती है बात, बच्चे तो डरते हैं, खावन डरते हैं आपके? खावन का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि एक दफ़ा हम लोग खाना खाने लगे थे तो अब्बू ने कहा कि इनको बुला के लाएंगे, ये नाराज़ थे किसी बात पे। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आ जाएं दस्तरखान पे, तो इन्होंने कहा कि मैंने नहीं आना। मैंने अब्बू को जाकर मैंने कहा, वो कह रहे मैंने नहीं आना। अब्बू ने कहा जा चुक लिया। फिर मैं उनको रिसेंटली उठा के दस्तरखान पे लेकर आई। फिर मैं इनको बिठाया, उसके बाद से अब तक वो जब भी आवाज दूं ना आ जाते हैं। वेट लिफ्टिंग वाली बात कर दी है, वो खावन तो वैसे ही डर जाते हैं। आपकी वाइफ जो है वो वेट लिफ्टर नहीं है ना, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, और फ्यूचर प्लान्स क्या है नादिया, बताइएगा आगे कौन सा ऐसा इवेंट है जिसके लिए तैयारी कर रही हैं, या आपने सोचा है कि भाई ये टारगेट है मेरा, अब इसको अचीव करना है? जी, मैंने अपना वैसे तो जब जैसे वापस आई थी तो मैंने अपना सैफ गेम का सोचा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि सैफ गेम में जो अपना गोल्ड मेडल लेना है, और उसकी जो है मेरी तैयारी अब से शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट जो भी है वो हमें पता चलता जाएगा। उसके वैसे ही हम जब अपनी ट्रेनिंग में होते हैं तो फिर हमें किसी चीज़ की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिसेंटली कि हम उस पर बस अपना थोड़ा सा वार्म अप शॉर्म अप थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, अदरवाइज हम ट्रेनिंग में ही रहते हैं। फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी अचीवमेंट के लिए रेडी होने की, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोचेस इतने क्वालिफाइड हैं कि उन्होंने हमें इस तरह से मेंटली तौर पर हमें प्रिपेयर कर देते हैं कि आप लोग
मेरे कोच हैं राशिद मलिक, वो उनका एक कहना है जो मुझे अभी तक याद है इस चीज को लेके, कि आप हमेशा जंग की हालत में रहें, कभी भी कुछ भी आपको किसी भी इवेंट के लिए आपको रेडी होना पड़ता है। इस वजह से मैं अपनी ट्रेनिंग में रहती हूँ और मेरा जो अब नेक्स्ट गोल है वो सैफ गेम है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तो नीलम आप बताइएगा कि ज्यादा से ज्यादा वजन आपने किसी भी चैंपियनशिप में कितना उठाया? जी, ये जो रिसेंटली हुई है इसमें मैंने अपना बेस्ट दिया। पाकिस्तान में मेरा 156 का था, तो वहाँ पे मैंने अपना 159 का बेस्ट दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ की सिल्वर मेडल का मुझे इसलिए दुख नहीं है क्योंकि मैंने पाकिस्तान में जो मेरा टोटल था वो मैंने अपना उधर जाके मजीद बेस्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मुझे मेरे लिए वो गोल्ड ही है और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट मजीद अपनी अच्छी तैयारी के साथ जाऊं और वहाँ पे मजीद अपना बेस्ट दे के आऊँ। जबरदस्त। हमें बड़ा फख्र होता है जब हमारी ख़वातीन इस तरीके से आगे जाती हैं किसी तरह भी। तो नीलम मुझे ये बताएं कि ट्रेनिंग जो है वो जिस तरह से अभी नादिया अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बता रही हैं, आप बताएं दिन में कितना टाइम जो है वो आपको देना पड़ता है और लाजमी है कि इतना टाइम आपने देना है, और ट्रेनिंग और डाइट दोनों बैलेंस करनी है, वो कितना मुश्किल है? हमारी ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी गेम इस तरह की अगर हम लोग 2 डेज भी ऑफ करते हैं या 1 डे भी, तो हमारी ट्रेनिंग काफ़ी पीछे चली जाती है, 1 वीक पीछे चली जाती है। तो उसके लिए हमारे जो कोच हैं उस्ताद राशिद और मेरे जो ट्रेनिंग करवाते हैं कासिम भाई लोग, ये लोग हमारे क्लब में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं प्लेयर्स को। हम लोग मज़ीद लड़कियों को भी इस साइड पे लेकर आ रहे हैं। तो ट्रेनिंग हमारी 3 आवर्स 4 आवर्स हमारी मस्ट चलती है। उसके साथ जब हम लोगों को कहा जाता है कि कंपटीशन में टाइम कम रह गया है तो हम लोग फिर 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। बस एक क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन नादिया आपसे पूछना चाहूंगा कि बैकबोन के मसाइल अक्सर खवातीन को रहते हैं, शिकायत करती रहती हैं, तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं उसको? एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज थोड़ी सी ड्रॉप हो गया, काइंडली दोबारा बोलिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बैकबोन के मसाइल और आपकी ट्रेनिंग क्योंकि सारी बैकबोन से रिलेटेड ही है, तो किस तरह से मैनेज करती हैं? क्योंकि अक्सर खवातीन तो शिकायत करती रहती हैं इसकी। अक्सर खवातीन को मैंने भी सुना है शिकायत करते हुए जो अनमैरिड होती हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मैरिड होने के बावजूद अपनी इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि जब हम अपनी डाइट वगैरह लेते हैं उसमें हम अपने सेपरेट्स में वगैरह जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसको हम अपने एक्सरसाइज को जब हम लेते हैं अपने ट्रेनिंग के, उसमें हमारी हर तरह की ट्रेनिंग होती है, बैकबोन की, हमारे बाजुओं की, इस तरह से हम अपने हर चीज़ को फिटनेस में रखते हैं। सही तमाम मसल्स आपके जो है वो स्ट्रेंथन रहते हैं। जी, ये है पाकिस्तान का असल चेहरा, हमारी पाकिस्तान की वो खवातीन जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, बाहर जाकर भी गोल्ड मेडल लेकर आती हैं और क्या खूबसूरत कारकर्दगी दिखाती हैं। बहुत शुक्रिया नीलम रियाज और नादिया मकसूद हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों शुक्रिया। आगे के लिए हम आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब कुछ बात कर लेते हैं कौमी फुटबॉल टीम की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रही है। लास्ट टाइम भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी लेकिन फीफा के लिए हम क्वालिफाई नहीं कर सके थे, लेकिन अब AFC एशियन कप क्वालिफायर्स मैच के लिए कौमी फुटबॉल टीम म्यांमार में मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ खिलाड़ियों ने भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान का अपना होम मैच आज म्यांमार के शहर रंगून में खेलने जा रहा है और पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान जो मुकाबला है वो थुवोना स्टेडियम में होने जा रहा है, और जो ये मैच है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। बिल्कुल, और ग्रुप ई में पाकिस्तान, शाम, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल है। और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम के आप इस क्वालिफाइंग राउंड से आगे बढ़ें और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करें, क्योंकि वी एक्सपेक्ट नो लेस। क्रिकेट हमने देख ली है, क्रिकेट में हमारी जो टीमें हैं, कौमी क्रिकेट टीम जो है जैसा परफॉर्म कर रही है आपके सामने, तो हम चाहते हैं कि दीगर जो सारी दुनिया में स्पोर्ट्स खेली जाती हैं उनमें भी पाकिस्तान का नाम हो। और पाकिस्तान काफ़ी देर से कोशिश ये कर रहा है कि फुटबॉल का नाम और अपनी जगह बना पाए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार अपनी जगह बना पाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और इन दी एंड जनाब, आगाज में तो हमने ये जिक्र नहीं किया, मैंने कहा जाते जाते जिक्र जरूर होना चाहिए। सड़कें जो थी हमारी माशाल्लाह से बहुत साफ सुथरी थी, इवन की गलियां तक साफ सुथरी थी। ईद कुर्बा का चौथा रोज हम कह लें कि हो गया, लेकिन पूरे 3 दिन भी कहीं पे कोई आलाइशों के ढेर, कोई गंदगी के ढेर हमें दिखाई नहीं दिए। बहुत सारी जगहों पर जानवरों की जो आलाइशें हैं, जो खालें हैं, वो पड़ी होती हैं, तो उससे ताफुन फैलता है। लेकिन अब की बार इतनी जबरदस्त कारकर्दगी थी, खास तौर पर जो गवर्नमेंट की तरफ से भी, और शहरियों ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, कॉल करके गाड़ियों को खुद बुलाया और वो जो आलाइशें हैं उन्हें वहां से उठवाया। तो भाई इसी तरह से जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते रहा करें कि इस बार की ईद बड़ी साफ सुथरी थी और बिल्कुल वो आलाइशों से पाक सड़कें थी। हाँ, एग्जैक्टली। चले जी, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। आपने अपना ख्याल रखना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।